देखो ये 2025 का पेपर है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जिससे तुम्हें मैं थोड़ी से टेक्निक्स बता पाऊँ। ठीक है, अगर तुम्हें पता हम्म। होगी तो मुझे बता देना कि ऑलरेडी मुझे पता है ये चीज़। ठीक है, तो मैंने जैसे ग्रुप में भी कुछ एक दो क्वेश्चन हम्म। डाले थे, फिर भी मैं बता रहा हूँ मैं। अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी हम्म। बॉन्ड्स पे पूछा गया था क्वेश्चन 2024 में। ठीक है, तो हम्म। आपको ये करना है कि इकोनॉमी में जनरली जो ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे कि इस बार कैसे हेज फंड्स है, वेंचर कैपिटल है, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, हम्म। तो आपको आपके नोट्स में हम्म। इसको ढंग से पढ़ना है। और अगर नोट्स में कमी है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा गूगल पे जाके चेक करना है इस चीज को। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये मैंने क्वेश्चन डाला था, ऋत्विक आर यू देयर? यस सर हूँ मैं सर। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने डाला था, ये पता है ना, ग्रुप पे डाला था उस किसी दोनों को मतलब दोनों को समझ आ गया ये क्वेश्चन, फोर्थ वाला? जी सर। हाँ, आसमा? हम्म। जी मैंने सर, हम आंसर दिया था सर इसका। नहीं, मैंने नहीं देखा था। हाँ, तो आप पढ़ लो ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ लिस्टेड कंपनी, मतलब सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए BRSR वाली रेगुलेशन लाई है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन इंडिया कंपनी जो BRSR ये करती है, डिस्क्लोज करती है, उसको नॉन फाइनेंशियल नेचर वाली डिस्क्लोजर होता है। मतलब ज्यादा उसमें फाइनेंसेस के बारे में नहीं बताते, वो नॉन फाइनेंसेस वाला होता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है आसमा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम्म। फर्स्ट इसमें जो लूप होल है स्टेटमेंट में वो ये है कि वहां पहली बात तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी लिस्टेड लिस्टेड मतलब जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो स्टॉक हम्म। मार्केट की लिस्टिंग वाली कंपनीज की जब बात आती है तब सेबी का काम आता है वहां पर, वहां रोल सेबी का है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो हम्म। ये आपने, मुझे अब पता नहीं कि BRSR क्या है, तो मैंने क्या करा कि कम नॉलेज में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा, तो इसके हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत होगा। और भी एक ट्रिक है उसमें इसके पीछे कि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है उस केस में, तो आप हम्म। ये देखो कि ऑल द लिस्टेड कंपनीज लिखा हुआ है उस पे। ठीक है, तो हम्म। ऑल द लिस्टेड नहीं है, सिर्फ टॉप 1000 कंपनीज को ही वो हम्म। रूल अप्लाई होता है। ठीक है, हम्म। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसलिए उसका आंसर टू ओनली आएगा। तो यहां पर मुझे एक लाइन भी BRSR की पता नहीं है, फिर भी मैंने इस चीज को सॉल्व करा। ये होता है टेक्निक, समझ गए? कि आपके अगर फंडामेंटल्स क्लियर है तो आपको बहुत इजी हो जाता है पेपर, कम नॉलेज में भी आप अच्छे इंट्यूशन और एप्लीकेशन के साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ बात दिमाग में जा रही है? जी। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं बार बार बताता रहता हूँ, इकोनॉमी में बैंकिंग और मनी वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप उसको अच्छे से करिए। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वहां पे इनकम सोर्सेज के बारे में पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट और ये आना चाहिए, ये गलती होनी नहीं चाहिए। देखो अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट थोड़ा सा इजी है, सेकंड स्टेटमेंट इज डिफिकल्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिफिकल्ट, सेकंड इज इजी। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे तो वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब सेम ये केस में भी यहाँ पर ईडी बहुत न्यूज में था, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी बहुत न्यूज में था, बट ये तीसरा वाला किसी को पता नहीं था। ठीक है, तो काफी लोग इसमें फंस गए, किसी ने अटेम्प्ट करा, किसी ने छोड़ दिया। तो इसमें दिक्कत ये है कि ओनली वन ओनली टू वाला फॉर्मेट है, तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती। तो या तो आपको हाफ नॉलेज है तो आप मतलब अगर कर सकते हो तो ट्राई करो, या फिर छोड़ दो। ठीक है, अब ये आते सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर वो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अब ये मिनरल्स भी ना, क्रिटिकल मिनरल्स बहुत न्यूज में थे लास्ट ईयर, अभी भी न्यूज में है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। ठीक है, होगा, आई डोंट नो, हम साइड में रखते हैं उसे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल। अब ये जब ऑल द 30 क्रिटिकल जब कहता है ना, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगता है, मतलब हम कहते हैं ना हवाबाजी में बहुत ये कर रहा है, झूठ बोलने वाली बात हो गई है। समझ आ रही बात? हेलो?
अरे जी कुछ रिस्पॉन्स दो। जी सर। समझ आ रही है। जी सर, आ रही है सर। हाँ तो मुझे बता, थोड़ा ये करो ना, मुझे रिप्लाई दे दो। बीच बीच में समझ नहीं आ रही चीज, ठीक है। तो इस केस जी में जी सर, जी सर। वो ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल कह रहा है, तो वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट इसीलिए हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिया तो बचता है बस आंसर 1 और 3, ठीक है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट हमने पढ़ा भी जी नहीं सर। इसमें, हमने बस 2 को एलिमिनेट कर दिया तो भी मिल गया आंसर। आसमान आ रही है बात समझ में? एलिमिनेशन टेक्निक से। हाँ, जी सर। बस इस केस में क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ पर ऑल द लिस्टेड कंपनीज था, सेम यहाँ पर भी ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल लिखा हुआ है। जनरली जहां पर भी ऑल होता है बट ना, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट करेक्ट हो। वो रेयरली कब होता है, बस ये ना पॉलिटी में नहीं अप्लाई होता है नॉलेज, ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला। बाकी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है। और पहली बात तो चलो, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला टेक्निक हटाओ, बट कोई भी बंदा अगर सीरियस एस्पिरेंट है ना, और उसने ज्योग्राफी हम्म इकोनॉमिक्स चीजें पढ़ी है ना, तो उसको हम्म पता है कि भाई चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उसके बाद यूएसए है, और कुछ मैक्सिको कुछ हद तक है। तो इन सारे इसमें इंडिया के पास इतना नहीं है कि भी वही वो सारे क्रिटिकल मिनरल्स मतलब मिल जाए इंडिया में। अगर वैसा होता तो इंडिया को चाइना से इंपोर्ट ना करना पड़ता, ठीक है। अगर तीनों की 30 सारे मिनरल्स इंडिया में मिलते तो, ठीक है ना। तो सारे सेमीकंडक्टर चिप और वो सारी चीज इंडिया में बन जाती, हम क्यों ताइवान और वहां से मंगवाते। तो ये थोड़ा लॉजिक जी लगाना सर। चाहिए हमने, ठीक ये है। तो सर करंट बेस्ड है सर, ये हाँ, ये वाला। करंट बेस था वो। अब देखो ये भी स्टैटिक एकदम क्वेश्चन मतलब है, आप न्यूज। आपको स्टैटिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये अब मैं थोड़े और दूसरे वाले क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक्स स्टैटिक करना होगा आपको अच्छे से। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एट्थ वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर द वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली, थस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम, ठीक है। अब इस केस में मुझे पता नहीं, हम उसको साइड में रखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रीसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब रैपिडली लिखा है, थोड़ा सा एक्सट्रीम वाला लग रहा है, बट फिर भी मुझे पता नहीं तो मैं साइड में रख रहा हूँ, ठीक है, जी सर। डाउटफुल है। जी तीसरा सर। स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी either to warn small investor about the risk of options trading or to act against unregistered financial advisor। अब ये थर्ड स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो स्मॉल इन्वेस्टर को बताने के लिए सेबी है, और ओवरऑल सारे ऑप्शंस भी जी सेबी सर। देखती है। और बल्कि एक प्रॉपर इन्वेस्टर एजुकेशन फंड करके एक फंड बनाया गया है इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए रिगार्डिंग ऑप्शंस एंड स्टॉक्स बोथ, ठीक है। तो और अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, अभी रिसेंटली तुम्हें पता होगा एक अवधूत साटे करके एक है फाइनेंशियल एडवाइजर, तो उनके ऊपर एक्शन ली गई, तो ये सेबी ने ली। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट इज गलत, ठीक है। तो इनमें हमने थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिया, तो बचा कौन सा 1 और 2, समझ गए? जी सर। जी हाँ, तो ऐसे आपको आंसर तक पहुंचना है। आपको अब इसमें मुझे पता होना चाहिए कि भाई सेबी करता है ये चीज। अगर मुझे पता ही नहीं कि सेबी करता है तो भाई तुम पहुंच ही नहीं सकते आंसर तक। तो आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि जो भी बॉडीज बनाई गई है इंडिया में, रेगुलेटरी बॉडीज, तो ये क्या काम करती है, उनका रोल क्या है, ठीक है। तब जाके थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। सर एक क्वेश्चन आता हाँ है सर, जैसे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं सर, और उसमें सर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 वाला हाँ वो ऑप्शंस रहते हैं सर, तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक तो काम ही नहीं कर नहीं पाती नहीं, है सर। एलिमिनेशन तो काम ही नहीं करती उस केस में। आपको मतलब पूरे चारों स्टेटमेंट का नॉलेज चाहिए, और अगर 3 का भी है जी आपके सर। पास तो भी आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब मतलब ये 3 देखो, अगर पता है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, 3 का भी नॉलेज है ना तो भी आप चौथे के लिए रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब वो ओके क्या है ना, ओके सर। इंट्यूशन वाली ओके बात हो सर। जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, और अच्छे से मैक्सिमम रिवाइज करनी, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके नजरों के नीचे से चले जाए, ताकि वहां जाकर जो इंट्यूशन आता है ना, वो इंट्यूशन एक्सपीरियंस से ही आता है। वो कोई ऐसे नहीं आता कि बस पढ़ लिया हमने सारा कंटेंट नोट से, उससे नहीं होता।
जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका, उतने ज्यादा इंट्यूशन बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो जी जो सर, जी सर। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है ना, वो वही से आती है जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अब ये जी 13 क्वेश्चन सर। देखो, ये डायरेक्टली पीवाईक्यू से उठा गया है, मतलब डायरेक्टली, इसलिए पीवाईक्यूज को देखना कितना ज्यादा जरूरी है आपको पता चलेगा। 11 क्वेश्चन भी और 13 क्वेश्चन भी, ठीक है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जी भी सर। 50 बार पूछा गया होगा। उसके बाद जी ये जो सर। 15 क्वेश्चन है फाइन वाला, ये भी 50 बार पूछा गया होगा, ठीक है। जी सर। ये भी काफी बार पूछा है 16 क्वेश्चन। अब ये 18 क्वेश्चन है विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में। अब ये बहुत रेयरली किसी ने बहुत आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो करना, वरना छोड़ देना ऐसे क्वेश्चन को। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा मतलब हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, जीरो नॉलेज, तो छोड़ देना। अगर पता है तो कर सकते हो। देखो जी ये भी सर। ये भी मेंशन है बुक्स में सारी चीजें, ये भी सारी चीजें मेंशन है बुक्स में। ये इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत है, आप जो कि आप मतलब एग्जाम से कर सकते हो। इसमें कोई एलिमिनेशन वाली चीज ही नहीं है, ठीक है। जी सर। अब जिसको पता होगा कि अवंती ये उज्जैन वाले एरिया को कहते हैं, ठीक है, तो जी सर। जी उसको जी। पता होना चाहिए कि भाई उज्जैन के आसपास कौन सी नदी बहती है, तो उससे वो होगा इजीली। अब गोदावरी भी नहीं है, महानदी नहीं है, सरयू नहीं है, ठीक है। और सर अवंती, ये यूपी में है सर, ये तो इधर। हाँ, तो महानदी का ये एलिमिनेट होगा वो चीज। हम्म। मैपिंग भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो मैप्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे। और एक क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, और एक इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, ठीक है, होगा पता नहीं मुझे। मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है तुम्हें, स्टेटमेंट पढ़कर कैसा लग रहा है? सर ये तो एक्सट्रीम टाइप लग रहा है सर, 30 वैराइटीज ऑफ टर्मरिक हाँ, ग्रोन इन इंडिया। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ये तो ठीक है। ये सर ये सही है। कौन सा आंसर लग रहा है? सर सेकंड तो सर ये वो लग रहा है सर, थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम केस में जा रहा है। और एग्जैक्टली। तमिलनाडु, और इसमें सर अभी तमिलनाडु इसमें सर ये चल ही रहता है ये हल्दी को लेकर सर, ये हाँ साउथ के इसमें सर। तो सर सेकंड को एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली। देखो ए बी डी को एलिमिनेट करो, तुम्हारे पास सी बचा है, ठीक है। जी सर। अब ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो एनसीईआरटी ना, वहां से डायरेक्ट उठा गया क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। तो बहुत इजी, मतलब बच्चे कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट था, पता ही नहीं था क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ये भाई डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है, आपको मतलब कैसे नहीं आ रहे हैं क्या पता। और ज्योग्राफी तो सीरियसली, मतलब आपने अगर स्टैटिक अच्छे से करा हुआ है ना, तो मतलब इजीली हो जाएगा। अब बस ये जो स्कीम टाइप के क्वेश्चन है आपको करंट अच्छे से करना होगा, इसके लिए ये इसमें फंस सकते हो। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रुको। अब ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, देखो सर इसी में फंसता हूँ सर, ये स्टेटमेंट वाले में। Studies indicate that carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of the global carbon emission. अच्छा ठीक है, हो सकता है। सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्स्ड विथ लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, ठीक है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 2 and statement 3 are correct, both of them explain statement 1। अब मुझे एक बात बताओ, लाइमस्टोन या क्ले से ये कैसे ये हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है? ये मतलब वन स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं? बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 are correct but only one of them explains statement 1। only one of the statement 2 and 3 are is correct and that explains statement 1। कौन सा लग रहा है तुम्हें? ये करेक्ट सर, मुझे तो सर बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम
आसमा सर क्या दो। लग रहा है? अच्छा सर। हेलो आसमा, जी भैया। क्या लग रहा है? मुझे चारों ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, लास्ट के दो ऑप्शंस क्या हैं? दिख नहीं रहे? सर डी तो मुझे भी नहीं दिख रहा है लास्ट सर, ए बी डी सी, वाला। ए बी सी दिख रहा है। हाँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट वन का, बट वो ऑप्शन में नहीं है लेकिन। वो ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली ये हो सकता है कि जो क्लिंकर प्रोडक्शन वाला है वो एक्सप्लेन कर रहा होगा, मतलब वो क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन कर रहा है कुछ हद तक, बट क्ले का और मिक्स करता है लाइमस्टोन में, उसके बारे में तो मुझे पता है नहीं। जी ठीक है, सर। तो मैं जी अगर सर। बताता हूँ शायद वन करेक्ट एंड टू एंड थ्री, सी हो सकता मोस्टली है, हाँ, डी में या तो बी नॉलेज। करता मैं या फिर सी बी तो करता। मैंने। नहीं सी, एक्चुअली ये क्लिंकर वाला पता है नहीं मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली, तो आई वुड डू ए और बी में से दो में कुछ करता मैं। तो इस टाइप के लिए आपको यही करना होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है ना वो ठीक से करनी होगी, और जी यूपीएससी में सर। दिया हुआ है ये। ठीक है, अब ये करंट अफेयर्स टाइप का क्वेश्चन है। जी सर। और कौन सा था, ये भी करंट अफेयर में था, आर्टिकल 6। ठीक है, हाँ ये वाला एक क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचुरल सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ ऑप्शन छोड़ो, 2 मिनट के लिए ये नाम पढ़ो, नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, इसमें फाइनेंस ऑफ और इसमें 3-4 चीजें बता रहा पैसिफिक। है। एक तो नेचर के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, वो पैसे देकर ढूंढ रहा है, पैसे जी मतलब सर। पैसे से फाइनेंस, मतलब ये बना रहा है, पैसे फाइनेंस दे रहा है। उसके बाद वो कौन से रीजन में बना रहा है, एशिया एंड पैसिफिक के लिए बना रहा है। ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ पर बता रहा है। जी सर। तो हमें ऑप्शन देखना है कि किसने लिए लॉन्च करा है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है, डी। आईबीआरडी। ठीक है, जी सर। और जी जो सर। बी वाला स्टेटमेंट है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लिखा हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यहाँ कोई नेचर वेचर की बात नहीं चल रही, तो बी एलिमिनेट होगा। नेचर की बात नहीं है सर। एग्जैक्टली बी एलिमिनेट होगा। जो सी है, हम्म, तो वो ब्रिक्स की बैंक की, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ब्रिक्स भी जी सर। जनरली क्या करता है कि भाई किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई और स्कीम्स वीम्स के लिए चाहिए तो ठीक है, नेचर के लिए तो मैंने सुना नहीं। जी ठीक सर। है, और जो आईबीआरडी है हम्म, तो वो करता है, हम्म, बट स्पेसिफिकली उसके बारे में मतलब या तो करंट अफेयर में सुना नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी जो ये यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जी सर। तो वो जनरली फाइनेंस करती है। जी वर्ल्ड सर। बैंक ऐसे नेचुरल सॉल्यूशंस के लिए नहीं करती मोस्टली, तो हम्म, यूएनईपी के थ्रू कर सकती है, तो इसीलिए डी एलिमेंट होगा। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द आंसर उसका। कुछ थोड़ा सा लग रहा है जी लॉजिक, तो आपको थोड़ा सा सर। मुझे ध्यान, ए और डी में। जी हाँ सर, मुझे ए और डी में कंफ्यूजन था, बट इसमें रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन वर्ड से मुझे लगा कि ए हो सकता है आंसर सर, बट मैं पहले डी सोच रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये अब आईबीआरडी तो ये है ना, इसकी वर्ल्ड बैंक क्यों कहते हैं। वो तो वो समझ गया सही वर्ल्ड बैंक का, बट वो नेचर के ऊपर है, तो नेचर का हाँ, रिकंस्ट्रक्शन के लिए वहां से ऐसा थिंकिंग आ रहा था सर। और एक क्वेश्चन था इसी टाइप का। नीचे में।
देखो ये वायरस वाला क्वेश्चन भी पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन है। जी सर। पॉलिटी के तो बहुत सारे रिपीटेड लगे मुझे। बॉलीवुड से रिपीटेड है। पीएन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मतलब अब तक हमने कितने क्वेश्चन देखे रिपीटेड? 3 2 3 4 5 6 7, 6 क्वेश्चन देखे ऑलमोस्ट रिपीटेड। तो समझ रहे हो 12 जी मार्क्स सर। आपके डायरेक्टली पीवाईक्यू से आ रहे हैं। नहीं सर, वो जो मिथ है कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती, ऐसा नहीं, मतलब यूपीएससी क्वेश्चन नहीं, रिपीट कर अच्छा सकती है, खासा ऐसा है। रिपीट कर रही है वो। और एक था यार, देखो ये आरटीजीएस और एनएफटी डायरेक्टली, मतलब आप कोई मृणाल या फिर पीडब्ल्यू के भी नोट्स कर रहे होंगे ना, तो आप डायरेक्टली उससे कर सकते हो। आप कोई किसी किसी ने तो कर रहा होगा डायरेक्टली सॉल्व, बट अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो हम्म। वो इकोनॉमी के नोट्स में है, अगर आपने ढंग से नोट्स पढ़े हैं तो। आ, यार कौन सा था? हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन देखो 77, ये तुमने सॉल्व करा ये ऋतिक? आसमा नहीं तुमने सर, ये तुम्हारी देखा अभी नहीं हूँ सर ज्योग्राफी अभी। हुई नहीं ना आसमा? सर मैंने ज्योग्राफी रिवीजन नहीं किया। जी ज्योग्राफी पढ़ी तुमने पूरी? नहीं। हाँ, और ऋतिक तुम्हारी? सर मेरा भी ज्योग्राफी नहीं हुआ सर रिवीजन, मतलब रिवीजन में किया नहीं हूँ सर। तो देखो अभी एप्लीकेशन ऑफ, हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल और ये अच्छा, मॉडर्न ये हुआ सर, तो आर्ट एंड कल्चर ये एप्लीकेशन सब ऑफ हो गया। नॉलेज कैसे है यहाँ पर देखो 77 क्वेश्चन में। ये प्रॉपर मतलब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, उसके रिलेटेड जो एप्लीकेशन करना है ना, मतलब कि कैसे हम्म। जो सन है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो उस केस में साइबेरिया और अलास्का, उनके डेज चेंज होते हैं। तो जिसको भी ये बेसिक सी भी आइडिया है ना, तो वो बंदा सॉल्व कर लेगा। और इसके लिए आपको कोई ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर जो धूप है वो ईस्ट, मतलब सूरज उगता है ईस्ट में और डूबता है वो वेस्ट में, तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये इतना इजी सर क्वेश्चन ये है। तो सर ये उसके ऊपर है ना कि वो यूनाइटेड किंगडम के पास एक है, मतलब वहां से कि नहीं वो टर्न नहीं करता है नहीं तो नहीं नहीं उधर से मतलब सनराइज ऐसा है वो। नहीं नहीं नहीं, ठीक से पढ़ो एक बार। ये क्या क्वेश्चन है कि अगर मान लो दो जगह है, एक साइबेरिया में एक जगह है और एक अलास्का में जगह है, ठीक है? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जी भाई सर। अलास्का कहाँ पर है। तो अलास्का तो हम्म। मतलब नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊपर वाले हिस्से में है, ठीक है? तो अगर देखा जी जाए सर। तो ईस्ट में अलास्का है और वेस्ट में साइबेरिया है, जिस हिसाब से अर्थ घूम जी रही है। सर। तो पहले सबसे पहले सूरज आएगा अलास्का में, फिर उसके बाद आएगा हम्म। साइबेरिया में। तो अगर साइबेरिया और अलास्का के बीच में अगर, मतलब जो ओशन है वहां तक अगर धूप आ गई है, तो अलास्का में मंडे होगा या ट्यूसडे होगा, या फिर साइबेरिया में मंडे या ट्यूसडे हो, क्या होगा? क्या लगता है तुम्हें? सर एक सर उसी से रिपीट करिएगा सर, एक सेकंड आवाज नहीं आ रही क्लियर आप। पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ लो। अन्य सवेरे। जी सर मैं देख ले रहा एक बार। हमेशा सर इसमें सर मतलब करेक्टली तो मतलब मुझे तो स्टेटमेंट वन लग रहा है, क्योंकि सर मंडे दोनों ही मुझे तो स्टेटमेंट अब जी सर स्टेटमेंट टू, मतलब सर ये है कि अलग अलग मतलब जैसे उठ रहे तो अलग अलग दिन, मतलब इसमें कह रहा है ना सर।
अरे वो मतलब ऐसे कि वो बात, वो जो दोनों जगह है बात पास पास में है, तो दोनों जगह में जी मान लो सर। कि बस 500 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो कह रहा जी है सर। कि जब मान लो कि एक जो लोग हैं वो एक जगह उठ रहे हैं हम्म। और दूसरी जगह जाके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो दोनों हम्म। दोनों शहरों में मंडे अगर है ना, जो साइबेरिया में वहां पर अगर मंडे होगा तो अलास्का में ट्यूसडे होगा क्या, ऐसे पूछ रहा है वो। तो पहला स्टेटमेंट को अगर हमने सही माना। ये वाला हाँ, बोलो बोलो। आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल डेटलाइन जो रहता है एग्जैक्टली कि exactly. अगर हाँ दूसरे साइड जाने पे जो डे हाँ, गेन करते हैं या राइट राइट राइट। उस बेसिस पे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं हाँ ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हम्म। तो सर मैं वही तो कह रहा था सर, वो यूके के पास ही पड़ता है अरे ना सर, यूके वो नहीं भाई, डेट लाइन जो। यूके अलग होता है वो सर ग्रीनविच मतलब टाइम है। उसके आसपास ही कहीं। नहीं यार, यूके यूके करेक्टली 180 डिग्री अपोजिट है इसके। ये जी साइबेरिया और सर जो जी। बेरिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, अलास्का और साइबेरिया, उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री पे ग्रीनविच टाइम है जो कि यूके में आता है। तो यहाँ पर सीन क्या है ना इंटरनेशनल डेडलाइन का, कि अगर आदमी अलास्का में मतलब धूप है और अलास्का में मंडे हो गया मान लो, ठीक है, तो वो जी धूप सर। धीरे 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 जाएगी साइबेरिया की तरफ, तब जाके वहां पर मंडे होगा। बट तब तक अलास्का में संडे हो गया होगा। समझ आई बात। जी सर। जी सर। जी सर। तो एक दिन मतलब पीछे चला गया वो। ओके सर। सर ये पढ़ा हूँ मैं सर, इंटरनेशनल डेटलाइन पढ़ा, रिवीजन नहीं किया हूँ, तो उसी में तो ये होता पढ़ा हूँ सर ये। वो पढ़ लो ठीक से। जी सर। अब ये 81 वाला क्वेश्चन देखो, सिर्फ दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है 81। पढ़ लिया? हेलो। जी जी सर। पढ़। हाँ, क्या लग रहा है, बताओ आंसर। तो मुझे तो बी लग रहा है बट। आसमा तुम्हें? सर ये फोस्फोरेसेंट वाला एग्जैक्ट वर्ड का मतलब मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है। फोस्फो समथिंग वो लाइट से वो है, और रेसेंट मतलब बेसिकली लाइट अब शायद, बट एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है तो हम नहीं आ पा रहे हैं ठीक है, कंक्लूजन अगर पे। देखो अब यहाँ पर एक्चुअली इसमें हिंदी वाला वर्जन है नहीं इस पीडीएफ में, बट वहां पर तुम्हारे पास हिंदी वाला वर्जन होगा, ठीक है। तो वहां पर अगर ऐसे वाले वर्ड्स अगर समझने आए ना, तो वहां पर क्या करना है, हिंदी वाला हम्म। ट्रांसलेशन देखना है जो पेपर में होगा। तो हम्म। इस हम्म। फॉस्फोरेसेंट का हिंदी वर्जन क्या है, कि कुछ तो उजाला टाइप का वर्जन है उसका। उसका नाम हम्म। उजाला कुछ तो कर रहा है वो, ठीक है। हम्म। तो ऐसा कह रहा है। तो अब तुम पहला स्टेटमेंट पढ़ो, वो क्या कह रहा है कि भाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स है जो कि फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन या कंप्यूटर की मॉनिटर मतलब स्क्रीन के लिए यूज हो जाते हैं। तो टेलीविजन की स्क्रीन में क्या होता है यूज, तो कुछ तो लाइट चमका ही हमने, तो कुछ एलिमेंट्स के कारण पूरी स्क्रीन चमक जाती है, पता है ना। ये इतना तो मतलब इसके लिए तो कोई साइंस का टेक्निकल नॉलेज चाहिए नहीं हमें। एलईडीज और ये सारे, ये क्या होता है टेलीविजन स्क्रीन, इतना तो पता है कि भाई उसमें कुछ तो लाइट चमकती तो सारी स्क्रीन जगमगा जाती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, मतलब वही हुई ना बात, वही तो एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर में। कुछ
तो उजाला वाली चीज है, मतलब जैसे कि फ्लोरोसेंट वाली चीज होती, जो फ्लोरोसेंट होती कुछ एलिमेंट्स की, जिसमें वो उस पे कुछ अगर लाइट चमकाई तो और ज्यादा चमकते हैं वो सेम। तो वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसके लिए उसका आंसर ए आंसर है। इसके लिए मुझे बताओ कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरी है? कुछ भी नहीं है। नहीं, बस ये फोस्फोरेसेंट का अगर एग्जैक्ट मीनिंग हाँ पता हो तो तो ये हाँ सॉल्व हो बस, सकता है। और आप हिंदी वर्जन देख लोगे तो उसमें वो भी समझ आएगी चीज। तो इसके लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज साइंस की जरूरत भी नहीं है। समझ गए? हम्म। तो हम्म। ऐसे अप्रोच करें। अब कोई भी बंदा क्या करेगा, फर्स्ट उसका इंप्रेशन ये होगा देखकर कि यार मुझे तो पता नहीं फोस्फोरेंस, तो मैं छोड़ दूंगा ये क्वेश्चन, स्किप करता हूँ मैं क्वेश्चन। तो ऐसे नहीं करना है। काफी बार ऐसे ट्रैप्स होते हैं, लूप होल्स होते हैं क्वेश्चन में, जो कि समझ आते हैं। आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। और काफी बार हमारा इंट्यूशन सही कहता है, बट हम झिझकते हैं कि यार नहीं करे, करे कि नहीं, नहीं करे, क्या समझ नहीं आती। समझे? अब ये जी 18 सर वाला जी सर। क्वेश्चन देखो। ये एक्चुअली 1-2 साल पहले करंट अफेयर्स में भी पूछा था, सॉरी, करंट अफेयर्स में आया था। तो ये नेशनल रेल प्लान है। अब इसमें एक हिंट क्या है कि आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। ये जो नेशनल रेल प्लान है ना, ये 2030 तक के लिए बनाया गया है। अब क्वेश्चन में है कि वो 2028 के लिए बनाया गया है, तो इसीलिए वो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट जो कवच है, ये भी काफी सालों से न्यूज में है, तो वो डीआरडीओ ने बनाया जी सर। था, ना कि जर्मनी ने हमारे साथ। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इंडिजिनस। हाँ, और बाकी थर्ड स्टेटमेंट तो है ही करेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो 1 और 2 इज रॉन्ग, मतलब इसका आंसर 1 और 2 होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स का नॉलेज भी होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसमें मतलब बहुत डिटेल में चाहिए नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं। आपको बस लूप होल्स ढूंढने आने चाहिए इसके। समझ गए? और ये जो स्पेडेक्स था, यस सर। लास्ट ईयर का मेरा जो ग्रुप था, जैसे इस साल का है अपना ग्रुप, वैसे लास्ट ईयर उसमें मैंने ये डाला हुआ था, ये स्पेडेक्स वेडेक्स। तो ये डायरेक्टली क्वारंट में था, तो उससे पूछा गया है। अब ये देखो, दिल्ली में फिलहाल बारिश की गई, तुम्हें पता है ना, आर्टिफिशियल वाली। तो उसमें कौन से 2 एलिमेंट्स यूज जी किए, सर। वो पता होनी चाहिए आपको। उसका उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और क्या है? अब ये देखो 90 वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉ पास करा है जिसने। अब मुझे एक बात बताओ, इन सब में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन है जिनको लॉ पास करने की इजाजत है या पावर है? बताओ, क्या लगता है तुम्हें? सर जल्दी बताओ यार, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। सर वर्ल्ड, मुझे वर्ल्ड बैंक लग रहा है, बाकी नहीं। भाई मुझे एक बात बता। वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक यूरोपियन नहीं, यूनियन। वर्ल्ड आसमा बैंक बता नहीं मुझे। सर, वर्ल्ड बैंक नहीं। आसमा। यूरोपियन यूनियन। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, तब देखो। क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर वाला रेलेवेंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक उसमें पास नहीं करेगा, तो शायद वो। भाई अब सीधी सी बात है, लॉ एनेक्ट करने की जिसमें पावर है, वो कोई तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तभी जाके लॉ एनेक्ट कर पाएगा ना। अब इसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, कोई लग रहा है? वर्ल्ड बैंक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओईसीडी जो है, वो सारे जो इम्पोर्टेंट जो G7 टाइप की कंट्रीज है, उन्होंने आकर मिला, मतलब बनाई हुई है वो। अब वो इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बनाई, ना कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनका। तो C एलिमिनेट, B एलिमिनेट, बचा FAO। अब वो फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया, और इट इज एन काइंड ऑफ, मतलब इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि वो एनजीओ टाइप का इंस्टीट्यूशन है, या फिर वो ये काम कर रहा है कि बस रिसर्च टाइप का काम और कुछ सजेशन देने का काम करता है वो और कोई। आई थिंक ये फूड एंड एग्रीकल्चर वाला रेलेवेंट भी नहीं रहेगा नेचर एग्जैक्टली रिस्टोरेशन वो लॉ से। नेचर के बारे में बात करता है। तो बचा हुआ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इसमें सिर्फ यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जो सारे यूरोपियन कंट्रीज को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, 63 कुछ कंट्रीज है शायद उसमें। तो ये पॉलिटिक, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज, हमेशा याद रखना, यूरोप अपने आप में बहुत ज्यादा कॉशियस है एनवायरनमेंट को लेकर। ठीक है, उसने पीछे कार्बन टैक्स भी अप्लाई किया था कुछ सालों पहले।
तो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज्यादा वो सजग है, बहुत ज्यादा वो एक्टिव है। तो इसीलिए जब भी एनवायरनमेंट रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर उसमें यूरोपियन यूनियन हो तो जनरली वही आंसर होता है। समझ गए? तो ये इस टाइप का थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। अब और कुछ और भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ चीजें। अब मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी इसमें अप्लाई नहीं हो रहा बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस तौर पर कि जैसे मान लो ये 4 स्टेटमेंट है, ठीक है, और ऊपर लोकपाल लिखा हुआ है। तो लोकपाल की हमें पावर्स पता होनी चाहिए पहली बात तो, क्या क्या रोल क्या है, पावर्स क्या है। अगर ऐसा मान लो कि कोई एक स्टेटमेंट लोकपाल के पावर के साथ मैच नहीं कर रहा तो उसको एलिमिनेट होगा। तो ये एक दूसरी टाइप की टेक्निक होगी। पहली तो जो हमने पहले ऊपर देखी हुई है वो एक, दूसरी ये टेक्निक हो गई जो कि इंस्टीट्यूशन के रोल के साथ मैच नहीं कर रही है, ठीक है, ये दूसरी टेक्निक हो गई। तीसरी टेक्निक ऐसी हो सकती कि मान लो चारों स्टेटमेंट दिए, उसमें से 2 स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब ये पहला कह रहा है कि चेयरपर्सन ऑफ मेंबर शाल शाल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा कह रहा है कि चेयरमैन और शाल बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा इनडायरेक्टली बता रहा होगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ऐसा बता रहा होगा। तो उसमें समझ आना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को मतलब अपोजिट में है, वो सेम चीज नहीं कह रहे हैं वो। तो तब जाके या तो आंसर 1 2 4 आएगा या फिर 1 3 4 आएगा, बट दोनों 1 2 3 साथ में नहीं आएंगी। समझ आ गई बात? तो हेलो, यस जी सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो ऐसे टाइप के कॉन्ट्रडिक्शन में आप एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। अब जी सर। ये 100 टाइप का क्वेश्चन है ना, ये जो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें हमेशा याद रखना यूपीएससी में जनरली वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो इंडिया जहां पर इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे यहाँ पर खो खो वर्ल्ड कप इंडिया इन्वॉल्व था, इसमें ये गुकेश इन्वॉल्व है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिसेंटली यूपीएससी स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा है, खास करके वो वाले स्पोर्ट्स जहाँ पर इंडिया कुछ काम कर मतलब कुछ इन्वॉल्व है, कुछ जीत के आ रहा है या जहां पर भी एक्टिव है। तो 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, ठीक है।